जिंदगी कटती नहीं, तन्हा उसे कहना। आँखों में अभी तक है जुदाई का वो लम्हा। आँखों में अभी तक है जुदाई का वो लम्हा। उसने तो पलट कर नहीं देखा उसे कहना। उसने तो पलट कर नहीं देखा उसे कहना। अब जिंदगी कटती नहीं, तन्हा उसे कहना। मालूम किसे था कि जुबां साथ ना देगी। मालूम किसे था कि जुबां साथ ना देगी। चाहा था खलिश, चाहा था खलिश हमने तो क्या क्या उसे कहना। अब जिंदगी कटती नहीं, अब जिंदगी कटती नहीं, तन्हा उसे कहना। बातें तो बहुत हैं मगर इतना उसे कहना, इतना उसे कहना। सामीन, सच तो यह है कि इस खूबसूरत महफिल से उठ के जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। ये गज़लें सुनने के बाद यही ख्वाहिश हो रही है कि भाई और सुन लिया जाए, लेकिन क्या करें, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। अब जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन आप अपना शौक़ गज़ल सलामत रखिए, हम इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा। तो आप हमारा पता नोट फरमा लें। शब महफिल, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है shabemehfil@etv.co.in। अब इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
महाबोधि मंदिर धमाके के मुश्तबा मुलजिम हिरासत में, पुलिस ने जारी किए सीसीटीवी फुटेज। बिहार के मगध में मनाया जा रहा है बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। डॉलर की कीमत 61 रुपये 19 पैसे तक पहुंची। सिकंदराबाद में 2 मंजिला इमारत मुनहदिम, 11 अफराद हलाक, 11 जख्मी, मुतादिद अफराद फंसे। और मिस्र में आज नए उबूरी वजीर आजम के नाम का ऐलान होना है, लेकिन किसी नाम पर नहीं हो रहा है इत्तेफाक। नाज़रीन आदाब, ईटीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। अब तफसीलात। बोधि मंदिर में हुए धमाकों के सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है। एनआईए की टीम जांच में मसरूफ है। इसी बीच बिहार पुलिस ने धमाकों के दौरान का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। महाबोधि मंदिर सिलसिलेवार धमाकों के सिलसिले में गया के बाराचती ब्लॉक से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है। मगध रेंज के डीआईजी नैयर हसनैन खान के मुताबिक धमाकों के बाद मंदिर के अहाते में एक शिनाख्ती कार्ड बरामद किया गया था, जिसकी बुनियाद पर एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है। डीआईजी ने मंदिर की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया है। डीआईजी के मुताबिक हुकूमत और मंदिर इंतजामिया ने सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं की है। दूसरी जानिब एक डीआईजी और 2 एसपी पर मुश्तमिल एनआईए की 5 रुकनी टीम ने महाबोधि मंदिर का मुआयना किया। ताहम जांच हुक्काम धमाकों की जांच पड़ताल से मुतालिक कोई भी बयान देने से गुरेज कर रहे हैं। जराये के मुताबिक बोधगया धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। ऐसी इत्तला है कि एनआईए मकबूल शेख समेत इंडियन मुजाहिदीन के 3 मुश्तबा मिलिटेंटों से बोधगया धमाके के सिलसिले में पूछताछ कर सकती है। बोधगया और अतराफ के इलाकों में सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने महाबोधि मंदिर धमाकों में मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किए जाने और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की यकीन दहानी कराई है। मरकजी वजारत दाखिला पहले ही इन धमाकों को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। महाबोधि मंदिर धमाकों के खिलाफ आरजेडी की तरफ से आज मनाए जा रहे मगध बंद का काफी असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही आरजेडी कारकुनों का ग्रुप की शक्ल में सड़कों पर उतर आए। आरजेडी कारकुनों ने सबसे पहले शहर के रमेश चौक को जाम कर दिया, बाद में बाजार को भी बंद करा दिया। एहतजाज कर रहे आरजेडी कारकुनान ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। उनका कहना था कि बेहतर नज़्म व नस्क के नाम पर इक़्तिदार में आए नीतीश की हुकूमत में जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्द बेलगाम हो गए हैं। धमाकों के एक दिन बाद महाबोधि मंदिर में पूजा की गई। इस मौके पर अकीदतमंदों ने पूरी दुनिया में अमन मान के लिए दुआ की। अकीदतमंदों ने हालात पर जल्द अज जल्द कंट्रोल करने के लिए बिहार हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बहुत दुखी बात है दुनिया के लिए, सब आदमी के लिए। इतने शांति में सब लोग को हाथ में इतना दुख लगा, तो हमारे बिहार गवर्नमेंट कंट्रोल में लेके आया। बहुत धन्यवाद दे रहे, तो शुक्रिया कामना करें। तो ऐसा जो आतंकवादी हुआ तो नेक्स्ट में नहीं होने के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे, दुनिया को शांति के लिए प्रेयर करेंगे। तो आज देख रहे जो खाल मन में दिल में दुखी हुआ, तो थोड़ा आज थोड़ा सुख आ रहे। आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद शहर में होटल की 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस मलबे में 11 अफराद हलाक और उतने ही जख्मी हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर मुआयना किया और मुतासिरीन की मिजाज पुरसी की। राहत और बचाव कार्य जारी है। मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने का खदशा है। हालांकि अभी तक इमारत के मुनहदिम होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जिस वक्त इमारत मुनहदिम हुई उस वक्त होटल में 20 से 25 अफराद मौजूद थे।
22 people. Out of that, 4 are dead, and 2 people are critically injured. They are in almost unconscious state. So we have sent them to Gandhi Hospital. We have also instructed Gandhi Superintendent to send any critical case to any of the multi-speciality hospital which can deal those cases effectively. 4 बजे यहाँ पर था, यहाँ पर है तो बोल के आवाज आए तो हम लोग आके देखे तो पूरा बिल्डिंग पूरा खुल गया। पता नहीं कैसे हुआ बोले तो अभी क्या। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। शहरी विकास की दिशा में राज्य सरकार का एक और जनहितैषी फैसला। भवन मानचित्र अनुमोदन के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रक्रिया का किया सरलीकरण। प्रार्थी उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु हरि पत्रावली में नगर निगम जयपुर मुख्यालय के स्वागत कक्ष में सहायक नगर नियोजक को आवेदन कर सकेगा। उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र मुख्यालय स्वागत कक्ष में निःशुल्क उपलब्ध एवं नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmc.org पर उपलब्ध एवं हरि पत्रावली निर्धारित शुल्क देकर सिटीजन हेल्पलाइन सेंटर मुख्यालय से क्रय की जा सकती है। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में तारीखी गिरावट दर्ज की गई। डॉलर की बढ़ती मांग के बीच आज रुपया 97 पैसे लुढ़क गया, जिसके बाद फी डॉलर की कीमत 61 रुपये 19 पैसे तक पहुंच गई। ताहम कुछ देर बाद रुपए की कदर में मामूली बेहतरी दर्ज की गई और डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर 61 रुपये 4 पैसे हुई। इससे कबल 26 जून को $1 की कीमत 60 रुपये 76 पैसे हो गई थी। सभी इंटरनेशनल करेंसीज के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग हुआ और उसके पीछे अमेरिका और यूरोप का ट्रेड, अमेरिका चाइना, अमेरिका जापान, कई तरह की चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। बट रुपए का मूल्य बाकी करेंसीज के मुकाबले ज़्यादा गिरा है और उसमें कहीं ना कहीं हमारे देश की कमी आ रही है कि हम रुपए को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, रुपए को जो है ऊपर नहीं रख पा रहे हैं। अब रुपए को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ कदम हमें उठाने चाहिए। पहला तो ये है कि इंटरनेशनल मनी को हम मोटिवेट करें इंडिया में आने के लिए, चाहे FDI हो चाहे FII हो, पैसा जो शेयर मार्केट में लगता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे NRI भाई
जो यूएस में, कनाडा में, गल्फ में काफ़ी अच्छे से एस्टेब्लिश्ड हैं, उनके लिए कोई बॉन्ड स्कीम निकाली जाए। बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के सीनियर लीडर एल के आडवाणी, पार्टी सदर राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। मीटिंग में 2014 के आम चुनाव का लाएअमल तय करने पर गौर किया गया, ताहम पार्टी ज़राए ने इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की है। महाबोधि मंदिर धमाकों का कनेक्शन गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी से जोड़ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह की बीजेपी ने शदीद तनकीद की है। बीजेपी तर्जुमान राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि दिग्विजय का ये बयान तशवीशनाक है, लेकिन कोई ताज्जुब की बात नहीं है और वो ऐसा बयान देते रहते हैं। दिग्विजय सिंह का ये बयान हास्यास्पद ही नहीं, दुखदायी है। जिस प्रकार से महाबोधि मंदिर पर जो आक्रमण हुआ है आतंकवादियों का, उस बयान को वो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से लिंक कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दिग्विजय सिंह का ऐसा बेतुका बयान जो उन्होंने महाबोधि मंदिर के मामले में बिहार में नरेंद्र मोदी के लिए किया है, कोई आश्चर्यजनक नहीं है और हम इसको पूरी तरह से खारिज करते हैं। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई के जरिए दाखिल की गई चार्जशीट की एक कॉपी आज मुलजिमीन को सौंपी जाएगी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 19 साल इशरत जहां को फर्जी इनकाउंटर में कत्ल किया गया था और इस कत्ल में गुजरात पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों शामिल थे। चार्जशीट में दावा किया गया है कि गुजरात पुलिस के आला एहलकार एडीजीपी पीपी पांडे, डीजी वंजारा, जीएल सिंगल और दीगर 5 पुलिस एहलकार समेत 8 लोग इस अगवा कत्ल की साजिश में शामिल थे। चार्जशीट में वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और उनके मुआविन अमित शाह का नाम का जिक्र नहीं है। इसके अलावा इशरत जहां दहशतगर्द थी या नहीं, इस पर भी चार्जशीट में कोई तबसरा नहीं किया गया है। बदफेली के इल्जामात का सामना कर रहे मध्य प्रदेश के साबिक वजीर राघव जी की बीजेपी से छुट्टी हो गई है। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उधर पुलिस ने बदफेली के मामले में साबिक वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। राघव जी पर बदफेली का इल्जाम लगाने वाला राजकुमार डांगी मीडिया के सामने नमूदार हुआ। कांग्रेस लीडर अजय सिंह की सरकारी रिहायशगाह पर राजकुमार डांगी ने मीडिया के रूबरू राघव जी और उनके साथियों पर इसका जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम आयद किया। देखिए, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, विवेचना चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पुलिस को किसी भी मामले में पूरी तरह से छूट दी हुई है और इसलिए कानून अपना विधि अनुसार काम करेगा। दिफा, स्पेस, टेलीकॉम और दीगर कई शोबों में रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की हद में इजाफे के सवाल पर वजारत दाखिला ने सख्त तशवीश जताई है। वजारत दाखिला को अंदेशा है कि इन शोबों में चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की जानिब से सरमायाकारी मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा करेगी। दिफा, खला और टेलीकॉम समेत कई शोबों में रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी एफडीआई की हद में इजाफे के सवाल पर वजारत दाखिला मुहतात नजर आ रही है। वजारत दाखिला ने इन शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी की हद में इजाफे के ताल्लुक से अपने अंदेशों से सनती पॉलिसी और प्रमोशन के महकमे दिप को आगाह किया है। अपने अंदेशों के ताल्लुक से वजारत दाखिला की जानिब से दिप को एक खत भी लिखा जा रहा है। वजारत दाखिला के हुकाम का कहना है कि दिफा, स्पेस, टेलीकॉम, इत्तलात व नशरियात और शहरी हवाबाजी के शोबों में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसे मुल्कों की जानिब से हद से ज्यादा सरमायाकारी मुल्की मफाद के खिलाफ हो सकती है। वजारत दाखिला के हुकाम के मुताबिक इन शोबों में एफडीआई की हद में इजाफे के ताल्लुक से अपनी मुखालफत की वजूहात से सनती पॉलिसी और प्रमोशन के महकमे डिप को वाकिफ कराया जा रहा है। माशी उमूर के सेक्रेटरी अरविंद मायाराम की सरबराही में कायम एक कमेटी ने इन तमाम शोबों में ऑटोमेटिक रूट के जरिए एफडीआई की हद 49% तक बढ़ाने की सिफारिश की है। दिफाई शोबे में इस वक्त एफडीआई की हद 26% है। गुज़श्ता हफ्ते सनती पॉलिसी और प्रमोशन के महकमे ने इस सिलसिले में सलाह मशवरे का पहला दौर मुकम्मल किया है। तमाम मुतल्लिक़ा वजारतें 1-2 रोज में अपने ख्यालात से DIPP को वाकिफ कराने वाली हैं, जो कॉमर्स और सनत के वजीर आनंद शर्मा को अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। ETV न्यूज़, दिल्ली।
मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब का कहर जारी है। आसाम, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सैलाब के सबब हजारों अफराद बेघर हो गए। बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हो गईं और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बारिश, दरियाओं में तुगयानी और मिट्टी के तोदे खिसकने से काफी नुकसान हुआ है। सोलांग के करीब बारिश में एक पुल बह गया। मंडी के एक अस्पताल में अचानक सैलाब का पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश में नदी के आसपास आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने की हिदायत दी गई है। यमुना नदी की सतह आब में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हिमाचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला में भी सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। तकरीबन निस्फ दर्जन गांव पानी से घिरे हुए हैं। सड़क और बिजली निजाम ठप पड़ गया है। शाहजहांपुर में रामगंगा नदी के किनारे आबाद लोग अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन पर खड़ी गन्ना और धान की फसल तबाह हो चुकी है। जब बढ़ता है तो जो घरों में घुस जाता है और घरों में घुस के जो मकान जो भी गिरने लगते हैं। हजारों बीघे धान जो खड़ा हुआ है ये चला जाता है और कभी किसी को 2 पैसे नहीं मिलते हैं। इस बार बाढ़ आई, कितना नुकसान हुआ है और क्या मुआवजे की स्थिति है इस बार? इस बार भी बाढ़ आ चुकी है। तो जो सामने पर आप देख रहे हैं ये समझ लो नीचे का धान सब खत्म हो गया है। तो किसी तरीके से अभी तक प्रशासन ने इस तरफ कोई जांच मुआवजा के लिए कोई बात कही है? कोई नहीं गौर करता है। क्या बताते हैं? क्या कहते आता ही नहीं कुछ। शाखा है वो चली जाती है तो फिर हम लोगों को सारा ही किस चीज का बाढ़ आती है, किस तरीके से बाढ़ आती है, क्या क्या नुकसान करती है पूरे हर साल? गांव में जा जाता है तो कच्ची दीवारें वगैरह घर मकान गिर जाते हैं। हाँ। हम लोगों को तो सहारा खेत है। हाँ। फसलें चली जाती हैं और फसलों से ही हम लोगों का सहारा है। वो चली जाने के बाद में हम लोगों को सहारा ही क्या रह जाता है। इस बार क्या क्या नुकसान हुआ है? धान गए और जो भी फसल भी थी खेत में वो गई। गन्ना भी गया। उधर आसाम में भी सैलाब ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। सड़कें टूट गई हैं और बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हो गई हैं। आसाम के 11 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। सबसे ज्यादा तबाही धेमाजी जिला में हुई है। यहाँ 25 गांवों के हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पानी भर गया है, जिसके सबब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। इस बरस अब तक मानसून की बारिश अच्छी हुई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों की निस्बत इस बार 25% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मानसून की अब तक 85% बारिश हो चुकी है। शुमाल मशरिक़ में यकम जून को मानसून आने के बाद से 175.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो आमतौर से 94.9 मिलीमीटर होती है। बारिश का फीसद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 15 और 17 जून को हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बढ़ा है। महकमे मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की पेशगोई की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab. Your freedom to grow. मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। राम नहीं, बंदर। किचन से खबर आई है, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन बंदर। वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? 14। तुम्हें मिला के। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको
ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मिस्र में आज नए अबूरी वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान होना है, लेकिन अभी तक किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय नहीं हो पाया है। अबूरी सदर अदली मंसूर ज़ियाद बहाउद्दीन को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं, लेकिन मुर्सी हुकूमत की तायद करने वाली सलफ़ी अन्नूर पार्टी उनकी मुखालफत कर रही है। बहाउद्दीन अल-बुरदई की पार्टी के रुकन हैं। इससे कबल अल-बुरदई के भी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नामज़द किए जाने की खबर आई थी, लेकिन सलफ़ी ने उनकी भी मुखालफत की, जिसके सबब अदली अल-मंसूर को अपना कदम वापस खींचना पड़ा। सलफ़ी अन्नूर का कहना है कि अल-बुरदई के सबब सियासी जमातों में इत्तेफाक नहीं हो पाएगा। सदर मंसूर अल-बुरदई को अपना नायब बनाने की फिराक में हैं। मिस्र में मौजूदा सूरत हाल का खमियाजा गजा में रहने वालों को भी भुगतना पड़ रहा है। इसराइल ने गजा और मिस्र की सरहद पर वाक़ रिफा बॉर्डर को क्रॉसिंग को बंद करते हुए कहा है कि दरअंदाजों और दहशतगर्दों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे बंद किया गया है। उधर गजा में लोग अभी तक इस इंतज़ार में हैं कि रिफा क्रॉसिंग खुल जाए और उन्हें मिस्र जाने का मौका मिले। שבנינו תורמת תרומה משמעותית לבלימת ההסתננות לישראל. למעשה אף אחד לא נכנס, כי גם המעטים שהגיעו לא הגיעו לערי ישראל. הגדר עצרה באופן מוחלט את ההסתננות לישראל, אבל יש לה גם תפקיד